हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, जिसमें मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। क्लास 9 से स्टार्ट किया है। तो एक जो है क्लास 9 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मतलब जो है राजनीतिक विज्ञान का, लोकतांत्रिक विज्ञान जो भी आप बोलिए, तो उसका जो है चैप्टर 5 है और क्लास 9 का है ये। और तो इसको करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके तो आपको पता है ही होगा एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है। केवल इसलिए नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, बल्कि इसलिए कि ये इसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारे छोटे से लेके बड़ी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, स्टोरीज के थ्रू आपको समझाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और जब आप एसे लिखते हैं या फिर जब आंसर लिखते हैं, तो थॉट प्रोसेसिंग आपकी इंक्रीज होती है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आती हैं। जो करंट अफेयर के न्यूज़ से होते हैं वो तो सही है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें से रिलेटेड होती हैं हमारे क्वेश्चन में, वो यहीं से आती हैं। आपको मैं बहुत ही क्वेश्चन ऐसे दिखाऊँगी, जो आगे क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊँगी तो आपको बताऊँगी मैं एनसीईआरटी में आप छोटी-छोटी जो चीज़ें मेंशन करते हो, जो छोटी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाती है ना, वही मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, तो आज हम करेंगे लोकतांत्रिक अधिकार, ये लेसन 5 है एनसीईआरटी का, जो कि पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक विज्ञान का है। तो आपने इसके पहले बहुत कुछ पढ़ा। तो अपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, सरकार के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हमारे अधिकार कौन-कौन से हैं। तो अधिकारों के बिना जीवन कैसा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार-बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर कुछ दिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो क्या है, अध्याय 1 में आपने लोकतंत्र की परिभाषा में पढ़ा और हमारे संविधान निर्माताओं का, अध्याय 2 में क्या पढ़ा था, हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे क्यों हैं, क्योंकि ये आपको बताना है। और तीसरा अध्याय में पढ़ा था भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को और उसके चुनावी अधिकार वगैरह के बारे में, वयस्क मताधिकार जिसे बोलते हैं। अगला है चौथा अध्याय पढ़ा आपने, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक उसके खिलाफ क्या कौन से अधिकार हैं। आइए 3 उदाहरणों के बाद शुरू करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। तो गुआंतानामो बे का जेल, तो गुआंतानामो बे का जेल के बारे में जानते हैं। तो अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया था। कौन सी? अमेरिकी फौज ने। फिर इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया गया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जमील उल बन्ना उन 600 में से एक हैं, जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी ये अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोग और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकें। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की। फिर क्या हुआ? फिर उसने सूचना जो इकट्ठी की, तो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि उनके ज़्यादा मतलब साथ ही ज़्यादती की जा रही है, मतलब जितने भी लोग हैं उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उनके कैदियों में भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकार के बारे में अगर हम पढ़ें, तो गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि उसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी, है ना?
आइए अब हम सऊदी अरब का उदाहरण देखें। वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस बात पर गौर भी करते हैं। तो कुछ तथ्य दिए हैं, देखते हैं। देश में एक वंश का शासन चलता है, सऊदी अरब की बात हो रही है, और राजा या शाह को चुनने बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। बताइए, जहाँ पर राजा को नहीं चुना जाएगा, वो कैसी सरकार, क्या लोकतांत्रिक सरकार होगी? ये आंसर आप देंगे। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। अगला है क्या है, लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते हैं। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। क्या भारत में ऐसा है? बताइए। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। तो कोसाओ में जाति नरसंहार। तो अभी तो आपने सऊदी अरब का पढ़ा और गुआंतानामो का पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे कोसोवो कोसोवो में जातीय नरसंहार। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ राजशाही शासन में ही चल सकती हैं और चुनी सरकार वाली शासन व्यवस्था में नहीं होंगी। पर कोसावो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसावो पुरानी यूगोस्लाविया का एक प्रांत था। किसका? यूगोस्लाविया का, जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। कोसावो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई, जहां 74 वर्षीय बतीसा हेक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी। उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उनके सामने ही उनके पति की मौत हो गई। सैनिकों ने उनकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उनके पास न मकान था, न पति, न शरीर पर कपड़ों के अलावा कोई और चीज तो थी ही नहीं। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आई थी। जाति पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए, उनमें संभवतः सबसे यह भयंकर था। और आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया, तब जाकर यह क्रम थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा भी चलाया। तो कोसोवो की बतीसा की तरफ से 1984 के सिख विरोधी दंगों या 2002 के गुजराती दंगों वैसी ही स्थिति झेलने वाली किसी एक महिला के एक पत्र लिखिए। सऊदी अरब की महिलाओं की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम एक ज्ञापन लिखिए। ये आपका काम है। तो कोसोवो की आपने देखा, सऊदी अरब की देखा, और कहाँ का था? ये जो आपका था एक गुआंतानामो का, उसका देखा आपने। तो वहाँ की सब नरसंहार कैसे सब कुछ हुआ, तो उन सब चीज़ों को आपने देखा। तो अधिकार विहीन जीवन, इन तीनों मामलों में मिलते-जुलते उदाहरण भारत में भी दें। ये उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं। तो पुलिस हिरासत में हिंसा की अखबारी खबरें देख सकते हैं, ये सब तो आपके काम है। लोकतंत्र में अधिकार, तो पहले हमने जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। ग्वांतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसावो को अल्बानियाई लोगों और भारत में 1984 में 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इसकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपर्युक्त घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करेंगे? तो शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहाँ जिसमें लोगों की सुरक्षा, सम्मान, सबसे बड़ी चीज़ होती है सम्मान और सुरक्षा, है ना?
तो 1 मिनट हाँ। तो सुरक्षा, सम्मान का ख़्याल और समान अवसर ज़रूर हों। जैसे आप ये चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए और अगर किसी को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने के लिए आपको निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी की से जिन चीज़ों की माँग करते हैं या जिन बातों का उम्मीद करते हैं, उनमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। पर क्या होता है अ, पर आप इस बात पर ज़ोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ़ कागज़ों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो और जो लोग ऐसा ना करें, उनको सज़ा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहाँ हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर, कमज़ोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। तो आगे बात करें अधिकार क्या हैं? तो अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते हैं जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुँचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएँ, आपके अधिकार को कुछ ना हो। युगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश भर सिर्फ़ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वो तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ़ इतने भर से कि वो हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रह रहे होते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। समाज जिस चीज़ों को सही मानता है, सबके अधिकार लायक बनाता है। वही हमारे भी अधिकार होते हैं, इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है। पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते हैं जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है। फिर हम उन्हें लागू करने की माँग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करती तो इसका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की माँग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज की स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना ज़रूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देना और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। तांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करते कि राजनैतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना ज़रूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यक के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करें। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं, तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आम तौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ जाते हैं, लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिक के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा ना करे, इसलिए कुछ अधिकार को सरकार से भी ऊँचा दर्जा देने की ज़रूरत होती है, ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिक के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज हैं। तो भारतीय संविधान में अधिकार क्या है ये हम जानना तो सभी के लिए ज़रूरी है, खासकर हम भारतीयों के लिए। तो विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतांत्रों की तरह भारत में भी अधिकार संविधान में दर्ज हैं।
हमारे जीवन के बुनियादी रूप से ज़रूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय 3 में हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। यहाँ हम सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहते हैं। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, एक फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितने? 6। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक-ठीक मतलब क्या होता है? आइए एक-एक करके नज़र डालते हैं। तो पहला क्या है? समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता एक कानून संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो कानून के रूप में मतलब कानून के सामने समान रहेगा और इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी बुनियाद है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकार, अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर 6 अधिकारों के बारे में दिया गया, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो मन हो कर लीजिए, लेकिन ये आपका दिमाग कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो पहला क्या है? संवैधानिक उपचार का समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इस तरह से है। पहला संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है। तो इस तरह से दिए गए। तो प्रधानमंत्री हुआ दूर-दराज के गाँव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होगा। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष साबित किया था, लेकिन जब वो तक मामला चला, उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इन बुनियादी स्थिति को संविधान में समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करने और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश को रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल के लिए किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी को उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने पर देश करने पर भर के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है कि इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट ही प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है, बल्कि यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ गलत तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो ये चित्र देखिए आप, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक जैसे गेम में सभी लोग खेलते हैं, साथ में छुआछूत के अनेक रूप होते हैं। जैसे 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर क्या होता है, चाय की दुकान पर 2 तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते हैं। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रहे घड़े में पानी पीना होता है।
दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता है या उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। क्या आप अपने इलाके पर कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं? तो किसी भी स्कूल के खेल के मैदान या किसी स्टेडियम में जाकर 400 मीटर दौड़ वाली पट्टी को गौर से देखिए, जहाँ बाहरी लेन दौड़ में खिलाड़ी को अंदर वाली लेन के खिलाड़ी से आगे के स्थान से दौड़ शुरू करने को क्यों दिया जाता है? अगर सभी दौड़ने वाले एक ही लाइन पर दौड़ प्रारंभ करें तो क्या होगा? इन दोनों स्थिति में कौन-कौन सी स्थिति दौड़ के मुकाबले को समान बनाती है? नौकरियों में प्रतिद्वंदियों के मामले में भी इसी चीज़ को लागू किया जाता है। किसी भी बड़ी सार्वजनिक इमारत को गौर से देखिए, क्या वहाँ विकलांगों के आने-जाने के लिए अलग से विशेष व्यवस्था है? विकलांग लोग उस जगह का उपयोग किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही कर सकते हैं। क्या आपको कोई विशेष इंतज़ाम वहाँ में है? तो ज़्यादा खर्च होने पर भी क्या वे विशेष इंतज़ाम किए जाने चाहिए? क्या ये विशेष इंतज़ाम समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते? तो आप बताइए। तो देखते हैं किसी तरह का भेदभाव ना हो का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है। तो आप पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, ना हो सरकार का, ना व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें ये आदेश ना दे कि इसे करो, वैसा करो। इसलिए भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं देती है। कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, ये आपको रटनी है। तो पहली तो हो गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने का अधिकार है। शांति ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, और संगठन और संघ बनाने की व्यवस्था, और देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में रहने बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने धंधा चुनने या पेशा की स्वतंत्रता। याद रखिए, हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता है। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती है। आप वह सब करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने की ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह सोचते हों, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ-बाप, दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति की या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना कर सकते हैं। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों की पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता लिख कर के भी कर सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग किसी भी व्यक्ति, समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों की सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते हैं। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें नहीं कह सकते हैं, और उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठने या प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का भी अधिकार है। यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान-प्रदान करने या किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था समाज में अशांति नहीं फैलानी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने में मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है, पर भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस जा सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है। संभव है कि उसने इस शहर को भी
देखा भी ना हो या उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गाँव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों में निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं और पेशा चुनने के मामले में ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता है कि आप सिर्फ यह काम करें, वह काम करें। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता है कि फला काम करने के लिए नहीं है। पिछड़ी और कमज़ोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे से ही करें। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह मतलब है कि कानूनी आधार पर होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। गिरफ्तार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत भी होना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और बचाव करने के लिए वकील रखने का भी अधिकार होता है। आइए इस बार फिर गुआंतानामो बे और कोसावो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी 2 चीज़ों जीवन की रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। ठीक है? शोषण के खिलाफ अधिकार क्या है? तो सारे अधिकारों को अच्छे से पढ़ लीजिए, वैसे भी पॉलिटी में आपने पढ़ ही रखा होगा, ये तो बस ऐसे ही है कहानी के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। तो स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण ना करे। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला लिया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके। संविधान के खास तौर से 3 बुराइयां का जिक्र किया गया है, इन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया है। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं, मतलब आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, बस आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी भी कारखाने, गोदाम या रेलवे बंदरगाहों जैसे कारखानों काम में कोई भी 14 वर्ष या कम उम्र के बच्चों को से काम नहीं करा सकता है। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिए सलाई बनाने, प्रिंटिंग, रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून शामिल है। तो इन खबरों के आधार पर संपादक के नाम एक लंबा पत्र शोषण के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन की बात उजागर करते हुए अदालत के एक अर्जी लिखी है। तो यहाँ पर कर्नाटक का मद्रास का दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो, अखबारों का वो कटिंग है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो स्वतंत्रता के अधिकारों में मैं बता दूं, ये आर्टिकल जो है 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है? तो स्वतंत्रता के अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। इस मामले में भी संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्जा दिया। आप अध्ययन 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप बताएंगे मुझे कि धर्मनिरपेक्ष क्या है? ठीक है, बता दीजिए। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग-अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है या व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। धर्म के मामलों में शासन को सभी धर्मों में उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने या उस पर आचरण और उसका प्रचार करने का अधिकार है। पर हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उसमें धर्म परिवर्तन कराना बिल्कुल नहीं है। निस्संदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का भी अधिकार नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता है। औरत को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों आचरण की अनुमति नहीं देता है।
जैसे कोई ज़बरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता है, उसे सिर्फ़ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है कि किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार दे देना नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सज़ा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख-रखाव के लिए कर देने के लिए किसी शक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है, तो वह वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या है? तो धार्मिक अधिकार हमने पढ़ा, अब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या है? तो आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे? तो बहुसंख्यकों के लिए कोई गारंटी क्यों नहीं है? इसका सीधा-सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति, धर्म के विशेष संरक्षण की ज़रूरत होती है। अन्यथा वे बहुसंख्यक की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यक के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। तो नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। मान लो कोई ट्राइबल ग्रुप का है, उसका अलग ही भाषा संस्कृति है, तो वो उसको बचाने के अधिकार का उपयोग कर सकता है। किसी भी सरकार या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्था में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने के लिए नहीं रोक सकता है। सभी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, पर राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली में अल्पसंख्यक हैं। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं? अब तो आपने सारे अधिकार के बारे में जान लिया, धार्मिक स्वतंत्रता वगैरह सब ले लिया आपने। अब आप सोचिए इनका संरक्षण कैसे होगा, ये आपको अधिकार कैसे मिलेंगे? यदि इसकी गारंटी की तरह है ये अधिकार, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं है अगर इनकी गारंटियां को मानने और लागू करने वाला ही ना हो। तो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसे लागू किया जा सकता है। हमें उपर्युक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने का उपाय, इन्हें संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो। पर जब हम इसमें हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, तो हम अदालत के ज़रिए उसे रोक सकते हैं। इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो, तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को हमारे संविधान की क्या कहा है? सोल, तो आत्मा और हृदय के कहा है। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी गतिविधियों तथा फैसलों के ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता है, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। विधायिका या कार्यपालिका के भी फैसले या कामकाज से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो, तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को, या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकारों के मामले में दखल दे सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने का आदेश, रिट जारी करने का अधिकार है। अदालत गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। अध्याय 4 में हमने देखा है कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा कि यह न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी है वो करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है। पर अब अगर मामला सामाजिक और सार्वजनिक हित का हो, तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को
उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जा सकता है, जिसे पीआईएल बोलती हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायालय को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है, तो इस मामले पर विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। तो ये न्यूज़ कुछ है, मास ग्रेस, एनएचआरसी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो क्या आप ऊपर बने न्यूज़ को ध्यान दें, इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जिक्र आया है। ये सब मानव अधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार उल्लंघनों के गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं। इनके बारे में देश भर के लोगों का ध्यान उत्कृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और दोषियों को नहीं पकड़ जाने के लिए मानवाधिकार संगठन या संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। कब बनाया था एनएचआरसी? ये 1993 में बनाया था। न्यायालय की तरह आयोग की भी सरकार से स्वतंत्र होता है। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज और अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले लेने का कोई दायित्व या बोझा नहीं होता है। इसो या पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकते हैं। इनमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारियों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं, जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता है, पर यह जिम्मेवारी अदालत की सजा देने की। आयोग का काम मानवाधिकार उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीयता जांच करना है। यह उन मामलों का भी जांच करता है जहां इसे उल्लंघन या इसे रोकने में सरकारी अधिकारियों का उपेक्षा बरतने का आरोप हो। यह देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उसके प्रति चेतना जगाने का भी काम करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है और पीड़ितों को की ओर से अदालत में दखल देता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है। किसी भी अदालत की तरह यह चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है। किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है। किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है। किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है। ये घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जीपीओ कॉम्प्लेक्स INA नई दिल्ली। आयोग के पास अर्जी भेजने का ना तो कोई फीस है और ना फॉर्म है, ना कोई तय तरीका है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह 26 राज्यों जो 10 दिसंबर 2018 की स्थिति में बात की गई है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, अधिकारों का बढ़ता दायरा क्या है, तो ये देख सकते हैं। तो हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी, पर अध्याय के ज्यादातर हिस्से हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की नागरिक को मिलने वाले अधिकारों से है। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान, हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। समय समय पर अदालत ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है, उन्हीं से निकली है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीयों का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेवारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकारों के तहत ही है। हमें सरकारी दफ्तरों में सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उनमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है और मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकार का भी विस्तार होता है और ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी। इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता। जैसे हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था कि दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ
सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इस सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दें और कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों में ने भी इस अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधान के निर्माण के साथ ही नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने का संबंधी अध्याय में हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। निजता का अधिकार, इनके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती है, उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता है। पर्यावरण का अधिकार, तो पर्यावरण का अधिकार, ऐसा पर्यावरण का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य के कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार है और स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन पानी तक पहुंच का अधिकार है। किसी को भी वह आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने का के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकार को मान्यता दी गई जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इनमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक मानवाधिकार में देखते हैं। तो काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर है। काम करने के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूर और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार भी है। समुचित जीवन स्तर जीने के अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान आदि शामिल है। और सामाजिक सुरक्षा बीमा का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार है, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल और महामारियों से रोकथाम। शिक्षा का अधिकार क्या है? मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच। प्रतिज्ञा पत्र, अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, मतलब कीवर्ड, तो समझ लीजिए। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने के लिए व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा है। दावा क्या है? सभी नागरिकों, समाज या सरकार में किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग है। दलित क्या है? ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते हैं। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग या जैसे शब्द का उपयोग किया जाता है। जाति समूह क्या है? भारत जाति का ऐसा समूह है जिसमें लोगों का आपस में मूल या सम्यक वंश के हों। एक जाति समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों और धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के लिए जरिए जुड़े होते हैं। सम्मन क्या होता है? अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है। अवैध व्यापार क्या होता है? अनैतिक कामों के लिए स्त्री या पुरुष बच्चों की खरीद बिक्री है। तो इलेक्शन ट्रीट क्या है? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इनमें क्वेश्चन आंसर दिया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ दिया है, तो इसको आप देखिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना क्या मौलिक अधिकार है? ईसाई मिशनों द्वारा मशीनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में औरतों और मर्द को समान वेतन मिलना, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। तो कौन सा है? तो एक घ वाला है। और दूसरा है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। तो देख सकते हैं भारतीय संविधान, इसका आंसर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय